दोस्तों नमस्कार, मैं वीएल सर आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वीएल सर में। दोस्तों आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण एमपी के जो अपना मैप के अकॉर्डिंग जीएस है या एमपी के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको हम कवर करने वाले हैं और टोटल मैप से हम कवर करने वाले हैं, बाकायदे मैप में ही, और जहां से ही हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है ना। और पीवाईक्यू में भी आपको देखने के लिए मिलेगा, आया है, आने की भी संभावना है। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चनों को, और जब बहुत ज़बरदस्त होने वाला है ये वीडियो, है ना। और वीडियो को शुरू से लेकर के ही और अंत तक ज़रूर देखें, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, या यूँ कहें कि पूरे जो एमपी का सार है वो आपको यहाँ पे मैप के अकॉर्डिंग मिलेगा। दूसरी बात याद रखें, ये चाहे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी सिविल सर्विस, एमपी पीएससी डेंटल ऑफिसर एफएसओ, या फिर एमपी के जो वनडे एग्जाम है ईएसवी के माध्यम से, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो यह वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना करें, और यदि वीडियो में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। इसमें हम एमपी के हिस्ट्री से लेकर के ही हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और यानी कि राज व्यवस्था, और साथ ही में ही यहाँ पे ही अपना जो ट्राइबल है, इकोनॉमिक्स से, सभी कुछ इसमें कवर करने वाले हैं टोटल मैप के अकॉर्डिंग। तो बने रहें वीडियो में। तो आइए चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, ये है मध्य प्रदेश की उद्योग। तो अब सबसे पहले देखें मध्य प्रदेश के उद्योग, है ना। तो यहाँ पे ही पहला क्वेश्चन दिया हो, यहाँ पे देखें, है ना, कि बनमौर। तो पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ लगाई गई थी? बनमौर। अब बनमौर कहाँ है? मुरैना में। फिर है कि दिया सलाई उद्योग या मंगाराम बिस्किट फैक्ट्री कहाँ है? तो आपको ग्वालियर में देखने के लिए मिलेगा। फिर उमरिया में ही लाख कारखाना है, जो सरकारी लाख कारखाना है वो कहाँ है? उमरिया में ही है। फिर अमलाई ओरिएंट पेपर मिल अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में ही है, ओरिएंट पेपर मिल देखने के लिए मिलेगा। फिर छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही स्याही का कारखाना देखने के लिए मिलेगा। फिर इसी तरह से ही बैतूल में ही क्या मिलेगा आपको? घड़ी उद्योग देखने के लिए मिलेगा। कपड़ा मिल पहला कहाँ लगाया गया था, या पहला क्या बोलते हैं, कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो वो है आपका बुरहानपुर में ही। फिर छाता उद्योग कहाँ है आपका? तो महू में ही है ना। और पहली चीनी मिल कहाँ लगाया गया? वो है ना जवारा रतलाम में ही। ठीक, इसके बाद नेशनल फर्टिलाइजर और साइकिल उद्योग, ये दोनों कहाँ देखने के लिए मिलेगा आपको? गुना में ही। तो आप यहाँ से ही देख सकते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी लेते चलें। और यदि आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, है ना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम से ही पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे ही देख सकते हैं, ये है मध्य प्रदेश की भौतिक विभाजन, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। अब यहाँ पे ही देखें तो ये दिया हुआ है मध्य भारत का पठार, है ना। मध्य भारत का पठार है ये वाला एरिया, ये बुंदेलखंड का पठार है, रीवा पन्ना का पठार है, बघेलखंड का पठार है, सतपुड़ा का पठार, नर्मदा घाटी है, और मालवा का पठार है। अब इनकी परसेंट की बात करें तो सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मालवा का पठार आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर नर्मदा सोन घाटी देखने के लिए मिलेगा। फिर मैकाल श्रेणी हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा ये वाला भाग मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, फिर बुंदेलखंड, और लास्ट में बघेलखंड। तो सबसे बड़ा इसकी जो इकाई है वो क्या है आपका? मालवा का पठार, है ना। 28% में फैला हुआ है। ये 26%, 2 माइनस कर देंगे तो ये 11% है। ये 10.7% में ही है, और ये आपका 10.3% पे ही है, सॉरी। और ये है आपका 10.7% पे ही, और ये आपको मिलेगा 7.7%, और ये मिलेगा आपको 7 पॉइंट, है ना। तो इस तरह से ये भौतिक विभाजन है। ठीक, अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि मध्य प्रदेश की जो प्रमुख गुफाएं हैं वो कहाँ कहाँ पे ही स्थित हैं। तो आपको देखने के लिए मिलेगा, ये जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये है ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट, और ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में ही बिलोबा की गुफाएं देखने के लिए मिलेगा। विदिशा में ही आपको उदयगिरी की गुफाएं देखने के लिए मिलेगा। रायसेन से भीमबेटका या मृगेंद्रनाथ की गुफा देखने के लिए मिलेगा। फिर आ जाइए, यहीं पे ही एक होशंगाबाद है, जहाँ पे ही आदमगढ़ की गुफा देखने के लिए मिलेगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आदमगढ़ से ही। फिर पांडव की गुफा यहीं पे ही देखने के लिए मिल जाएगा। फिर आइए सिंगरौली में ही, तो
मारा की गुफा कहाँ है? अपने सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में ही है। अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में ही सिलहारा की गुफाएं हैं, पूछा जा चुका है पीएससी में ही 2-3 बार। फिर आइए शंकराचार्य की गुफा और काजल रानी की गुफा, है ना। काजल रानी की गुफा कहाँ पाई जाती है? तो खंडवा में ही। और फिर आइए सारू मारू की गुफाएं कहाँ देखने के लिए मिलेगा? तो आपको देखने के लिए मिलेगा सीहोर में ही, ठीक है। इसके बाद आइए धार। धार में ही आपको बाघ की गुफा और लोहानी की गुफाएं, है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों, और कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है। तो बाघ की गुफाएं और लोहानी की गुफाएं कहाँ हैं? धार में ही। फिर आइए भृतहरि की गुफाएं कहाँ हैं? उज्जैन में, है ना। भृतहरि की गुफाएं कहाँ हैं, या भृतहरि की गुफाएं कहाँ मिलेंगे आपको देखने के लिए? तो उज्जैन में मिलेंगे। धर्मराजेश्वर मंदिर, जो कि 12 जुलाई, है ना, 12 जुलाई 2026 का जो अभी एपी का पेपर हुआ है, तो आपसे पूछा गया है डायरेक्ट, तो ये देख सकते हैं। तो धर्मराजेश्वर मंदिर कहाँ से ही आपको देखने के लिए मिला? तो मंदसौर से ही। ये याद रखिएगा, मंदिर भी है और गुफाएं भी है, ठीक। अगला हमारा टॉपिक है मेला, है ना। प्रमुख मेला कहाँ कहाँ पे ही, कौन कौन से मेला आयोजित होते हैं? तो सबसे पहले देखें कि रीवा में ही क्या लगता है? महामृत्युंजय का मेला। फिर सीधी में ही चंडीगढ़ का मेला लगता है, चंडी देवी का मेला लगता है। फिर आइए बालाघाट में, तो राम प्यालिक मेला, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है 12 जुलाई 2000, है ना, 12 जुलाई 2026 को एपी में जो पेपर हुआ है, राम प्याली का मंदिर पूछा है, तो यहीं पे लगता है राम प्याली का मेला, ठीक। फिर आइए गोटमार का मेला कहाँ लगता है? छिंदवाड़ा में ही देखने के लिए मिलेगा। राम जी बाबा का मेला कहाँ मिलता है ना? तो होशंगाबाद। कहाँ? बाबा होशंगाबाद, ठीक है, ये रहे। फिर इसके बाद कान्हा बाबा, है ना, का मेला कहाँ लगता है? सोडलपुर हरदा में, ठीक है। कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? सोडलपुर हरदा में। फिर सिंगा जी का मेला कहाँ लगता है? तो खंडवा, याद रखिएगा। फिर कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो मध्य प्रदेश में मात्र एक ही जगह है, और वो है उज्जैन में ही, ठीक है। इसके बाद आइए नीमच। नीमच में शहाबुद्दीन औलिया, है ना, औलिया, ठीक है ना, शहाबुद्दीन औलिया, ठीक है, नीमच। फिर आइए गरीबनाथ का मेला, ठीक है। हमेशा गरीबों को सजा मिलता है, ठीक है ना, तो गरीबनाथ का मेला शाजापुर में, ठीक। गरीबनाथ का मेला कहाँ लगेगा? शाजापुर में। फिर गुना में कौन सा लगेगा? तेजाजी मेला, बहुत तेज, है ना, कई गुना तेज हो गया, ऐसे बोलते हैं ना, कई गुना तेज है, ठीक है। तो तेजाजी का मेला गुना में ही, याद रखिएगा। फिर पीर बुधान का मेला, पीर बुधान का मेला कहाँ देखने के लिए मिलेगा? शिवपुरी में, ठीक है। फिर आइए हीरा भूमिया का मेला, है ना, तो हीरा भूमिया का मेला कहाँ देखने के लिए मिलेगा? ग्वालियर में ही, ठीक। फिर मुरैना में आ जाइए, तो नागा जी का मेला देखने के लिए मिलेगा। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो याद रखिए, लास्ट में ना है तो नागा जी का मेला याद रख सकते हैं। दतिया में ही क्या मिलेगा? सन कुआं, है ना, सन कुआं का मेला कहाँ मिलता है, लगता है? तो दतिया में ही। जल बिहारी का मेला कई बार पूछा जा चुका है, तो जल बिहारी का मेला कहाँ लगता है? तो आपका छतरपुर जिले में ही देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद आइए सागर में ही धमनी उर्स होता है, तो सागर में क्या होता है? धमोनी उर्स होता है। और एक बचा अपना मात्र नरसिंहपुर जिला, जहाँ पे बरमान का मेला लगता है, बरमान नदी के किनारे। तो ये मेला है ना, आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते जाएं। चलिए आगे देखते हैं। ध्यान रखें, ये मैप महत्वपूर्ण टॉपिकों को ही कवर किया गया है, तो इसमें सभी कुछ देखने के लिए मिलेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, राजनीति और आपके ही अर्थव्यवस्था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के 1857 का विद्रोह कौन कहाँ से ही लड़ा था? तो ग्वालियर से ही रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई, है ना, ठीक है। कहाँ से ही? ग्वालियर से ही रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई, ठीक। इसके बाद आइए रीवा से ही, तो ठाकुर रणमत सिंह, है ना, यहाँ पे ही इन्हीं के नाम पे एक कॉलेज भी रखा गया है। फिर आइए शाहगढ़। शाहगढ़ से राजा बख्तवली, है ना, शाहगढ़ राजा बख्तवली। हीरापुर से ही राजा हृदय शाह, ठीक है, हीरापुर से हृदय शाह, तो ही हृदेश, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर सागर से ही कौन लड़ा था? शेख रमजान, सागर से ही शेख रमजान जी। फिर मंडला से रानी अवंतीबाई और गिरधारी बाई, है ना, रानी अवंतीबाई और गिरधारी बाई, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर भोपाल रियासत से ही दो मुस्लिम युवकों ने लड़ा था, है ना, फजील मोहम्मद और आदिल मोहम्मद,
ठीक है। निमाड़ से ही टंटैया या टंड्या भील, है ना, यहाँ से ही 1857 की क्रांति में ही भाग लिए थे। ठीक है, टंटैया मामा जी। फिर सेंधवा से किसने विद्रोह किया था? भीमा नायक जी। फिर आइए अमझेरा से ही, है ना, बख्तावर सिंह और रानी द्रौपदी बाई। याद रखिएगा, एक बख्तवली है जो कि शाहगढ़ से ही करते हैं, ठीक है, और एक है अपने बख्तावर सिंह जो अमझेरा से करते हैं, ठीक है। इसके बाद शहादत खां जो कि महू से करते हैं, शहादत खां महू से करते हैं। तो 3 मुस्लिम आप लोगों को याद रखना है, फाजिल मोहम्मद, आदिल मोहम्मद और शहादत खां। ठीक, यहाँ से ही ये याद रखिए। तो ये 1857 की क्रांति है। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि जो अपने चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नवरत्न थे, उनमें से ही कौन क्या किस पद पे था, यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि जो कालिदास जी थे वो क्या थे? महाकवि थे। कालिदास जी क्या थे? महाकवि थे। धन्वंतरी क्या था? चिकित्सक था। धन्वंतरी क्या था? चिकित्सक। ठीक है, और कालिदास जी क्या थे? महाकवि थे। ठीक, ये याद रखिएगा। शंकु जो था ना, है ना, शंकु जो था वो वास्तुकार था। ठीक है, वास्तुकार था। ठीक, आगे देखते हैं। तो अमर सिंह था, है ना, अमर सिंह क्या था? साहित्यकार था। अमर सिंह क्या था? साहित्यकार। बेताल भट्ट क्या था? सलाहकार था, है ना, वो बेताल में ही अपना सलाह देते रहता था। ठीक है, तो बेताल भट्ट सलाहकार था। फिर इसके बाद आइए, तो अपना जो छपड़क है ना, तो वो क्या है? न्यायविद या दर्शन शास्त्री था। न्यायविद या दर्शन शास्त्री। फिर है वर रुचि क्या था? व्याकरणचार्य था, है ना, व्याकरणचार्य था। फिर आइए घटकर्प क्या था? कवि था। तो महाकवि कौन था? कालिदास, और कवि तो कौन था? घटकर्प। ये याद रखिएगा। इसके बाद वराहमिहिर जो थे वो क्या थे? आपके ज्योतिष्य थे। और वास्तुकार कौन था? अभी आपने यहाँ पे देख ही लिया, शंकु। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखें, मध्य प्रदेश के जलवायु संबंधित चीज़ें दिया हुआ है। तो सबसे जो अपना उत्तरी भाग है ये यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इधर कैसा है? गर्मी अधिक और ठंडी भी अधिक, यानी कि दोनों चीज़ें अपने सीजन के अकॉर्डिंग क्या होंगे? सर्वाधिक होंगे। फिर आइए बिंद सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र में, तो गर्म लगभग साधारण रहता है लेकिन ठंडी अधिक रहती है ना, तो गर्म साधारण और ठंड अधिक रहेगा। फिर आइए अपना नीचे वाले भाग, दक्षिणी वाले भाग में, तो गर्म अधिक होगा और ठंडी साधारण होगा। यानी कि जो ये पूर्वी सतपुड़ा वाला भाग या पूर्वी मध्य प्रदेश का जो स्थिति है उसके अपोजिट हो जाएगा साउथ में, यानी कि यहाँ साधारण गर्मी है लेकिन ठंडी अधिक है। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि गर्मी अधिक है और ठंडी साधारण हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर इस वाले क्षेत्र में देखिए, ये वाला जो आपका रीजन है, इसमें गर्मी साधारण और ठंडी साधारण, यानी कि आप देखें संपूर्ण एमपी में देखें तो ये वाला क्षेत्र को छोड़ दें, मालवा को, तो हर जगह पे आपको विषम जलवायु मिलेगा। क्या मिलेगा? विषम जलवायु देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे ही सिर्फ सम जलवायु देखने के लिए मिलेगा। ठीक, तो याद रखिएगा। ये किशोर जी का समाधि स्मारक है और मुझे अवसर मिला था घूमने जाने का, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में ही है। आगे चलते हैं। ये अपना दिया हुआ है नेशनल हाईवे जो है होते हैं वो दिया हुआ है। तो ये देख सकते हैं कि कौन सा नेशनल हाईवे कहाँ से गुजर रही है। जैसे कि NH30 रीवा से ही स्टार्ट होती है और इसके बाद जबलपुर होते हुए मंडला जाके, है ना, समाप्त हो जाती है। फिर NH34 आपके ही पन्ना छतरपुर होते हुए, है ना, हीरापुर दमोह होते हुए जबलपुर, लखनऊ सिवनी से ही समाप्त हो जाती है। इसके बाद आप देखें यहाँ पे ही मुरैना से ही NH44 आ रही है और ये झांसी हीरा मुरैना से स्टार्ट होती है ना, मुरैना से स्टार्ट होती है और फिर ये झांसी आती है। झांसी से ही आपके सागर से ही ये आपको देखने के लिए मिलेगा।
आ जाएगा यहाँ से ही आगे बढ़ते हुए जबलपुर, जबलपुर से ही आपको नरसिंहपुर, नरसिंहपुर के बाद सिवनी, है ना। फिर इसके बाद NH46, NH46। अब NH46 जो है वो ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, भोपाल और बैतूल होते हुए महाराष्ट्र को क्रॉस हो जाती है। फिर इसके बाद है यहाँ पे ही दिया हुआ है NH52, NH52 जो कि जयपुर राजस्थान से आती है, कोटा, और MP में ही राजगढ़ से ही ये एंटर करती है, देवास होते हुए इंदौर और सेंधवा, है ना, अपना खरगोन को होते हुए ये महाराष्ट्र में मिल जाती है जाके। ठीक, तो यहाँ तक आपने ये नेशनल हाईवे देख लिया। अब आपको बताना है कमेंट में कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा, है ना, नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश की कौन कौन सी हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ही देखिए केन बेतवा लिंक परियोजना दिया हुआ है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पेपर में आ चुका है और अभी चर्चा में भी है, इसलिए याद रखिएगा केन बेतवा परियोजना, है ना। तो ये है केन नदी, ये जो आप देख पा रहे हैं ये केन नदी है, और ये है आपका बेतवा नदी। और केन नदी में ही एक दोधन बांध है जो कि MP के पन्ना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे ही आप देखेंगे तो यहाँ से ही जो एक रास्ते की तरह इसको मिलाया गया है केन से बेतवा में, इसमें छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, है ना, प्रमुख रूप से ही MP के कौन कौन से पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर और निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट मुख्य रूप से ही, और UP के ललितपुर, झांसी, बांदा, हमीरपुर, ये प्रमुख रूप से ही इससे लाभान्वित जिले हैं। वहीं बात करें बांध की तो दो बांध याद रखिए, दोधन बांध और बरुआ सागर बांध, है ना। तो दो बांध आपको याद रखना है। दोधन बांध जो है वो MP के पन्ना डिस्ट्रिक्ट में ही है, जबकि बरुआ सागर बांध कहाँ है, UP में ही। ठीक, आगे चलते हैं। ये दिया हुआ है यहाँ पे, यदि आप देखें तो ये मध्य प्रदेश का विभाजन था उस टाइम पे ही, तो मोटा मोटा आप देख लें। ये वाला भाग, ये जो दिख रहा है ये मध्य भारत का भाग था, जिसमें इंदौर और अपना ग्वालियर को, है ना, राजधानी बनाया गया था। एक को 6.5 महीने के लिए, इधर 6.5 महीने के लिए, और इधर पे ही आपको देखने के लिए मिलेगा 5.5 महीने का। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ही ये यहाँ पे ही देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये वाला भाग जो आता है ये विंध्य प्रदेश के अंतर्गत है, और ये बघेलखंड का क्षेत्र था, और ये मध्य प्रांत का क्षेत्र था, और इसके नीचे पे विदर्भ क्षेत्र था। बरार और विदर्भ दो भाग में बटे हुए थे। तो यानी कि कह सकते हैं कि टोटल ABC, तो आपका क्या हो जाएगा, C। तो ये C वाला पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ कि ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग जो आपको देखने के लिए मिलेगा, ये वाला भाग C पार्ट कहलाता था, ये वाला भाग B पार्ट कहलाता था, और ये वाला भाग, नीचे वाला भाग को A पार्ट कहते थे। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी, रीवा थी, और इसकी राजधानी क्या थी आपके दो, इंदौर और ग्वालियर, और इसके नागपुर राजधानी थी। ठीक, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ही कुछ सहायक नदियाँ दिए हुए हैं जो प्रमुख रूप से ही हैं, है ना, उनके बारे में देख लेते हैं। ये जो प्रमुख नदी है ये सोन नदी के बारे में ही है। तो यहाँ पे ही सोन नदी को देखें, है ना, सोन नदी, सोन नदी। अब ये सोन नदी में ही देखें तो इसकी उद्गम जो है अमरकंटक, है ना, अमरकंटक अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ से होती है, और ये प्रवाहित होकर के ही आप देख सकते हैं यहाँ से प्रवाहित होते हुए ये पटना, है ना, बिहार के पटना में गंगा नदी में जा कर के मिल जाती है। अब नदियों से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं या तो सहायक नदियाँ पूछे जाएंगे, या तो बांध पूछे जाएंगे, या तो परियोजना पूछे जाएंगे, है ना, यही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये याद रखिएगा। अब इसके दाएं तट की नदियाँ कौन है और कौन बाएं तट की नदियाँ हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि इसके दाएं तट से ही, है ना, दाएं तट से ही सबसे पहले कौन सी नदी मिलेगी, तो बनास नदी मिलेगी, फिर गोपत नदी मिलेगी। फिर MP में मात्र यही दो नदी है जो बनास और गोपत नदी है। बाकी फिर UP में ही जब ये प्रवेश करती है तो रिहंद नदी मिलती है, जिसमें ही रिहंडम बांध बनाया गया है, और यहीं पे रेणुकूट बॉक्साइट का क्या किया जाता है, बॉक्साइट का रेनोवेशन किया जाता है ना। तो यहाँ पे ही रेणुकूट बांध का जलाशय का यूज किया जाता है।
ठीक। और यहीं पे रिहंद परियोजना है। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये कन्हेर नदी आ जाती है इसमें, ठीक है। तो कन्हेर यहाँ पे नदी हो जाती है। तो कुल मिला के बनास, गोपत, रिहंद और कन्हेर नदी ये इसके दाएं तट की नदी है। और इस साइड से ही जोहिला और जरवाही नदी देखने के लिए मिलेंगे। तो याद रखिए सोन नदी के बाएं तट में ही सिर्फ दो नदियां हैं और दोनों जा से शुरू होते हैं, जोहिला नदी और जरवाही नदी, ठीक है। जोहिला नदी जो है मध्य प्रदेश की सोन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये याद रखिएगा। इससे संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है या प्रश्न पूछा जाता है और वो है बाणसागर परियोजना। अब ये बाणसागर परियोजना कहाँ है? तो बाणसागर जो परियोजना है वो आपको देखने के लिए मिलेगा शहडोल डिस्ट्रिक्ट में। शहडोल डिस्ट्रिक्ट में ही देखने के लिए मिलेगा। देवलोन, कहाँ? देवलोन नामक स्थान पे ही, है ना। देवलोन नामक स्थान पे देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही में ही ये जो अपना देवलोन है ये बाणसागर परियोजना, है ना, बाणभट्ट के नाम पे रखा गया। दूसरी बात याद रखें कि ये 3 राज्यों की यूपी प्लस एमपी प्लस बिहार, 3 राज्यों की, है ना, संयुक्त परियोजना है। एमपीपीएससी 12 जुलाई 2026 को असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है। तो अभी तक हमने जो मैप देखा इसमें से ही 3 क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ बात करते हैं, है ना, टोंस तमस नदी के बारे में, है ना, टोंस या तमस नदी के बारे में। तो टोंस या तमस नदी जो है जुलेरी गांव, कहाँ से निकलती है? जुलेरी गांव, सतना से ही। और ये प्रवाहित होकर के कहाँ जाके मिलती है? ये गंगा नदी में ही, ठीक है। याद रखिएगा कहाँ मिलती है? ये गंगा नदी में मिलती है। अब आपको कमेंट में बताना है कि वो जिला कौन सा है, यूपी का कौन सा जिला है जहाँ पे ये जा करके मिलती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसकी बाएं तट की नदियाँ और दाएं तट की नदियों की। तो बाएं तट में ही इसकी कोई नदी नहीं है। महत्वपूर्ण बात ये है ना, इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद रखिए कि इसके बाएं तट के ही, है ना, बाएं तट का कोई नदी नहीं है, बाएं तट में कोई नदी नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। इसके बाद देखिए इसमें जो है ना पूर्वा जलप्रपात है। इसमें क्या है? पूर्वा जलप्रपात आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आते हैं तो इसमें देखिए इसका जो पहला सहायक नदी है ना, इसका जो पहला सहायक नदी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे ही। और वो है आपका बीहड़ नदी। क्या है? बीहड़ नदी। और ये बीहड़ नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सतना अमरपाटन, है ना, अमरपाटन डिस्ट्रिक्ट के सतना डिस्ट्रिक्ट के अमरपाटक नामक स्थान से बीहड़ नदी। और इसकी सहायक नदी है पियावन, इसमें जो वाटरफॉल है वो क्या है? पियावन, है ना, पियावन जलप्रपात। क्या है? पियावन जलप्रपात, ठीक। फिर इसके बाद आगे देखें तो बिछिया नदी, है ना, जो कि रीवा शहर इसी के किनारे स्थित है। तो एक हो गया बिछिया नदी जिसके किनारे रीवा शहर बसा हुआ है। अब इसी बीहड़ नदी में ही एक चचाई जलप्रपात है। क्या है आपका? चचाई जलप्रपात, ठीक। ये देखने के लिए मिलेगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे देखें तो जो इसकी दूसरी महत्वपूर्ण सहायक नदी है वो है महाना नदी, है ना। क्या है? महाना नदी। अब ये जो महाना नदी है ये इस पे एक जलप्रपात है, उसका नाम है केवटी, है ना। क्या है? केवटी। आगे देखते हैं हमारा जो इसका तीसरा महत्वपूर्ण सहायक नदी है वो है सेलर नदी। सेलर नदी मऊगंज डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची जलप्रपात, है ना, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची जलप्रपात बहुटी जलप्रपात, ठीक है, बहुटी जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई आप लोगों को कमेंट में बताना है ना, कमेंट में बताना है कि इसकी ऊंचाई कितनी है। बहुटी जलप्रपात जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची जलप्रपात है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक गहरी जलप्रपात है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कितने मीटर की इसकी गहराई, मतलब यदि ज़मीन स्तर से नापेंगे या फिर इसकी धरातल स्तर से नापेंगे तो कितने मीटर की ऊंचाई इसकी है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो ये हो गया बहुटी जलप्रपात, ठीक है। और कहाँ है ये? मऊगंज डिस्ट्रिक्ट में ही। फिर यूपी से ही एक नदी आती है जिसका नाम है सोनभद्र, ठीक है। और ये मतलब सोनभद्र नामक स्थान से ही उद्गम होती है और ये बेलन नदी के नाम से प्रसिद्ध है। तो कुल मिलाकर के आप यहाँ देखें तो
एक तो दो चीज़ें याद रखना है कि एमपी का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो बहुटी है। किस नदी में ही है, सेलन नदी में ही है। और किस जिले में है, तो मऊगंज में। और जो प्रपातों का नगरी है या जलप्रपातों का जो क्षेत्र है वो कौन सा है, तो मऊगंज को कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मध्य प्रदेश में पशु संपदा की मतलब पशु कहाँ पे क्या पाए जाते हैं और कितने मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि मुरैना में सर्वाधिक भैंस देखने के लिए मिलेंगे, शिवपुरी में सर्वाधिक भेड़ देखने के लिए मिलेंगे, रीवा में ही सर्वाधिक गौवंश और सर्वाधिक सूअर देखने के लिए मिलेंगे, होशंगाबाद में ही न्यूनतम पशु घनत्व देखने के लिए मिलेगा, बुरहानपुर में न्यूनतम पशु मिलेंगे, है ना। और कहते हैं ना बहुत बुरी स्थिति में ही है। ठीक है, तो न्यूनतम हो जाएगा। और सर्वाधिक पशु घनत्व तो कहाँ मिलेगा, झाबुआ में मिलेगा। और धार में ही क्या मिलेगा, सर्वाधिक बकरी मिलेगा। ठीक है, सर्वाधिक बकरी। ठीक है, धार डिस्ट्रिक्ट में ही। और धार ही डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक पशु भी देखने के लिए मिलेगा। और सर्वाधिक ऊँट कहाँ देखने के लिए मिलेगा, तो मंदसौर। तो मंद गति से चलता है क्या, ऊँट, ऐसा भी याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आते हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में हम बात करते हैं। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में तो यहाँ आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। और खास करके यहाँ पे जो 3 झील हैं, सांख्या सागर, माधव सागर, जादव सागर, है ना, तो ये याद रखना है। ठीक, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने के लिए मिल जाएगा कहाँ पे ही है भाई, शिवपुरी में। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, शिवपुरी में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना छतरपुर में ही। संजय राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, तो सीधी डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। कहाँ देखने के लिए मिलेगा, सीधी डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। बांधवगढ़ कहाँ देखने के लिए मिलेगा, उमरिया में देखने के लिए मिलेगा। फिर आता है फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान या जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, तो डिंडोरी के घुघुआ नामक स्थान पे देखने के लिए मिलेगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ मिलेगा, तो ये आपको मंडला में देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद पेंच या इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय पार्क, जो पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नाम पे रखा गया है ना, तो ये आपको मिलेगा सिवनी और छिंदवाड़ा के बीच में ही, ये याद रखिएगा। फिर आइए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भाई सतपुड़ा कहाँ, नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ मिलेगा, भोपाल में। और पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान, है ना, पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर में, बहुत ही महत्वपूर्ण है, चर्चा में ही अभी, है ना, चीतों को लेकर खास करके। और डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो धार में ही है, ये याद रखिएगा। आगे चलिए। अब दिया मध्य प्रदेश के प्रमुख मकबरे और समाधियाँ, है ना, कि कौन कहाँ पे ही स्थित है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कि जो अपना ग्वालियर है, यहाँ पे ही कितने, 3 लोगों का, है ना, ग्वालियर में कितने, 3 लोगों का याद रखेंगे। एक तो रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, तानसेन, और, है ना, एक और है वो मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। तो यहाँ पे ही रानी लक्ष्मीबाई और तानसेन की याद रखिए। तो रानी लक्ष्मीबाई का क्या है, यहाँ पे ही समाधि है। ठीक है ना, और उस समाधि को स्थान का क्या नाम है, उस स्थान का फूलबाग। ठीक है, और तानसेन का मकबरा है, तानसेन का मकबरा। फिर शिवपुरी में देखिए तो तात्या टोपे का मकबरा है, वो सारी समाधि है। फिर बैजू बावरा चंदेरी में ही। फिर बरेला जबलपुर में ही रानी दुर्गावती का, रानी दुर्गावती, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रानी दुर्गावती की समाधि स्थल कहाँ है, तो बरेला जबलपुर में। रानी अवंतीबाई का बालपुर डिंडोरी, बहुत महत्वपूर्ण, कई बार पूछा जा चुका है। तो रानी अवंतीबाई, है ना, बालपुर डिंडोरी। फिर आइए कि मुल्ला दो प्याजा का कब्र हंडिया हरदा में। फिर आइए पेशवा बाजीराव का रावणखेड़ी खरगोन में ही है। फिर होशंग शाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो मांडू में ही है। फिर सीहोर आइए, सीहोर में ही आपको देखने के लिए मिलेगा कुंवर चैन सिंह की छतरी, है ना, कुंवर चैन सिंह की छतरी कहाँ है, सीहोर में। ठीक है ना, ये हो गया। फिर इसके बाद रानी रूपमती और बाज बहादुर की, जो बाज बहादुर और रानी रूपमती की जो समाधि है वो कहाँ देखने के लिए मिलेगा, है ना,
सारंगपुर में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये टोटल आपके ही मकबरे और समाधि देखने के लिए मिला। अब आते हैं फटाफट देखते हैं, ये एमपी है ना। और एमपी में ही देखें तो सबसे उत्तरी जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का, मुरैना है। उत्तरी विस्तार कितना है तो 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ये याद रखिएगा। ठीक, फिर इसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश के सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर याद रखिएगा, सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली याद रखिएगा, और सबसे दक्षिणी जिला जो है वो बुरहानपुर को याद रखिएगा। ठीक है, इसके बीच से ही कर्क रेखा हो 14 जिलों से होके गुजरती है। यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो अभी तक हमको एमपीपीएससी में 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिल गए हैं इसे, सॉरी 5 क्वेश्चन 12 जुलाई 2026 में जो पूछे गए हैं। ठीक, ये हो गया। फिर इसका विस्तार की बात करें तो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के ही 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में इसका विस्तार है। इसके बाद यहाँ पे देखें एमपी का, तो पश्चिम से ही पूर्व की लंबाई और चौड़ाई आप लोग कमेंट में बताएंगे कितना है, क्योंकि बहुत इजी है। और मानक समय जो है वो मध्य प्रदेश के एकमात्र जिला है वो है सिंगरौली, है ना, जहाँ से होकर के गुजरती है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये है आपका माही नदी। माही नदी, अब माही नदी जो है एकमात्र नदी है विश्व की जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है ना। अब कहाँ कहाँ काटती है यह अभी देखेंगे आप। तो एक तो मिंडा गांव सरदारपुर डिस्ट्रिक्ट धार से इसका उद्गम होती है, और ये यहाँ से ही बहती है और आगे जा कर के ये धार डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ही कर्क रेखा को पहली बार काटती है। फिर आगे जाती है तो आगे ये एमपी में ही माही बजाज सागर और साथ ही में ही एराव नदी का जो संगम है वहाँ पे ही एक बैरेज बनाई जाती है। ठीक है, फिर आगे चल के ही ये राजस्थान में प्रवेश करती है, और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद जाखम नदी, है ना, तो क्या कहता है जाखम नदी और अपना माही नदी के संगम में ही और एक सोम नदी है। ठीक है, तो इधर से ये सोम नदी आई, इधर से जाखम नदी और ये माही नदी, इस संगम को बटेश्वर संगम कहते हैं। क्या कहते हैं, है ना, बटेश्वर संगम कहते हैं और संगम कहते हैं। और यहीं पे ही क्या बोलते हैं, जनजातियों का मेला लगता है। ठीक है, क्या लगता है, जनजातियों का मेला लगता है या जनजातियों का कुंभ लगता है, कुंभ मेला की उपाधि दी गई है। फिर इसके बाद इस साइड से देखें तो मोरेन नदी है जो कि आती है, और इस साइड से देखें तो अनास नदी इसकी सहायक नदी है। माही नदी में ही कोई एक कडाना बांध है, तो याद रखें कि माही नदी में क्या है, एक कडाना बांध है। तो कर्क रेखा एक तो एमपी में एक बार धार डिस्ट्रिक्ट में ही, और दूसरा अपना राजस्थान में ही, तो ये 2 जगह पे कर्क रेखा को काटती है। चलिए आगे देखते हैं कि अब यहाँ पे ही देखिए ये कुछ परियोजना दिया हुआ है ना, कि कौन सा परियोजना कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे देखिए बाण सागर परियोजना मैंने अभी बताया था, देवलोन है ना शहडोल डिस्ट्रिक्ट में ही। टोन्स परियोजना आपको देखने के लिए मिलेगा कटनी और रीवा के क्षेत्र में ही। ग्रेट गंगेऊ जो कि पन्ना छतरपुर के क्षेत्र में देखने के लिए मिलेगा। अवंती बाई परियोजना, है ना, या संजय सरोवर परियोजना। ठीक है, अवंती बाई परियोजना और संजय सरोवर परियोजना अलग है, मैंने गलती से कह दिया। तो अवंती बाई परियोजना जो कि बहुत ही चर्चा में था अभी, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में नर्मदा नदी पे स्थित है। संजय सरोवर परियोजना जो है वो बालाघाट में ही है। और इसके बाद यहाँ पे ही आपको देखने के लिए मिलेगा मोहनी सागर। अब यहाँ पे ही कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपको कमेंट करके बताना है। फिर राजघाट परियोजना आप यहाँ पे देखिए अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में ही। सम्राट अशोक परियोजना विदिशा जिले में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर यहाँ पे ही एक शब्द याद रखिए जो आपका चंबल नदी है। क्या, चंबल नदी। क्या, चंबल नदी। इस चंबल नदी में ही 3 प्रमुख बांध बनाए गए हैं, और वो बांध का नाम हर बार पूछा जाता है, तो उसे आप कैसे याद रख सकते हैं। एक शब्द है गरज, गरज। ठीक है, गरज। ठीक है, एक शब्द है गरज। अब ग से क्या हो जाएगा,
ग से क्या हो जाएगा आपका गांधी सागर बांध हो जाएगा, र से क्या हो जाएगा राणा सागर बांध हो जाएगा, ज से जवाहर सागर बांध हो जाएगा। तो ये तीनों का क्रम भी याद हो गया और तीन बांध के नाम भी याद हो गए। अब गांधी सागर मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में ही है, बाकी के राणा सागर और जवाहर सागर राजस्थान में ही है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर यहीं पे ही आपको देखने के लिए मिलेगा, इस वाले एरिया में ही धार वाले क्षेत्र में ही देखने के लिए मिलेगा जमुना लाल माही परियोजना। ठीक, फिर यहाँ पे मैंने बताया ही था अभी कुछ टाइम पहले रतलाम में कडाना बांध है। ठीक है, ये भी देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद है सरदार सरोवर परियोजना, जो कि कहाँ से ही है, ये आपके सबसे बड़ा परियोजना है भारत का, जो कि लगभग 3 से 4 राज्यों में ही फैला हुआ है। तो यहाँ पे ही आप कमेंट में बताएंगे कि वो कौन कौन से राज्य हैं। ठीक, फिर उकाई परियोजना जो कि सूरत में ही स्थित है, हटनोर बांध भी है ना, एमपी से बाहर ही है। फिर ओमकारेश्वर बांध कहाँ है, तो आपके ही याद रखिए खंडवा में ही। इंदिरा सागर बांध कहाँ है, तो ये भी खंडवा में याद रखिएगा। इसके बाद है परसडोहा बांध, है ना, परसडोहा बांध। तो आप लोगों को कमेंट में बताना है कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख अभिलेख, है ना, मध्य प्रदेश के प्रमुख अभिलेख। अब यहाँ पे देखें तो जो गुर्जरा है ये कहाँ है, गुर्जरा अभिलेख कहाँ है, दतिया जिले में ही है ना। तो गुर्जरा अभिलेख कहाँ पे ही आपको देखने के लिए मिलेगा, तो दतिया जिले में देखने के लिए मिलेगा। और इसी अभिलेख में ही है ना अशोक का नाम क्या बताया गया है, प्रियदर्शी, क्या बताया गया है, प्रियदर्शी नाम बताया गया है। ठीक, आगे देखते हैं रीवा में ही सूपिया सूपिया अभिलेख मिला है और ये गुप्त वंशावली की जानकारी प्रदान करती है ना। सूपिया गुप्त वंशावली की जानकारी प्रदान करती है। कटनी जिले से ही 2 अभिलेखों का प्राप्ति हुई है अभी तक, है ना, 2, एक तो रूपनाथ और कारी तलाई, एक रूपनाथ है दूसरी कारी तलाई है ना। रूपनाथ और कारी तलाई देखने के लिए मिलेगा। एरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, कई बार पूछा जा चुका है। तो एरण कहाँ है, एक तो सागर में ही है। किस शासक से संबंधित है, भानुगुप्त से। किस चीज़ के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है, तो सती प्रथा की, ठीक है, साक्ष्य की प्राप्ति हुई है या मिले हैं। ठीक है, यहाँ लिखा भी है। ठीक, कसरावद, है ना, कसरावद आपका खरगोन याद रखिएगा। फिर मंदसौर से ही, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो मंदसौर से रेशम बुनकर श्रेणी की जानकारी मिलती है। डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा है कि किस अभिलेख से ही रेशम बुनकर की जानकारी मिलती है, और उसका राइट आंसर है आपका मंदसौर के अभिलेख से ही। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात, अभी मैंने कुछ टाइम पहले रीवा और मऊगंज के जलप्रपात बता दिया था। अब यहाँ पे देखिए कि चचाई बहुटी, है ना, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बहुटी जलप्रपात। और चचाई कहाँ पाई जाती है, आपके रीवा में। पूर्वा जलप्रपात कहाँ पाई जाती है, रीवा में ही। किस नदी में ही है, तमस या टोंस नदी में ही। फिर यहाँ पे ही देखिए कि कपिल धारा, दुग्ध धारा, लक्ष्मण धारा, धुआंधार और दर्दी सहस्त्रधारा, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं, किस नदी में ही, तो आपको देखने के लिए मिलेगा नर्मदा नदी में ही। ये हो गया। फिर अगला है गंगुलपारा, है ना, गंगुलपारा, यहाँ पे ही आपको जलप्रपात देखने के लिए मिलेगा। ये कमेंट में बताइएगा कहाँ पे ही है, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है और किस नदी पे ही है। भालकुंडा जलप्रपात यहाँ पे ही देखने के लिए मिलेगा, सागर वाले क्षेत्र में ही। फिर झाड़ी दहा, पताल पानी, शीतल पानी, ये तीनों आपको इंदौर के क्षेत्र में देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पे ही आपको देखने के लिए मिलेगा ये सुल्तानगढ़, है ना, सुल्तानगढ़ जो कि ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत है, तो यहाँ पे ही देखने के लिए मिलेगा। चूलिया जलप्रपात जो कि चंबल नदी में स्थित है, ये तो यहाँ से आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब मध्य प्रदेश के प्रमुख स्टेडियम की बात कर लेते हैं फटाफट। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख स्टेडियम में से ही कैप्टन रूप सिंह का स्टेडियम कहाँ मिलता है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, सुभाष चंद्र क्रिकेट स्टेडियम, ये दोनों ग्वालियर में है, कैप्टन और सुभाष चंद्र। ठीक है, रीवा में ठाकुर रणमत सिंह का स्टेडियम देखने के लिए मिलेगा। जबलपुर में 3 स्टेडियम, पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के फर्स्ट सीएम, फिर इसके बाद अशोक पटेल, फिर रानी ताल स्टेडियम। तो ये 3 स्टेडियम जबलपुर में देखने के लिए मिलेंगे।
भोपाल में ही आपको देखने के लिए मिलेगा टीटी नगर स्टेडियम, ऐशबाग स्टेडियम, बाबा ए अली, है ना। ये 3 स्टेडियम भोपाल के भी देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद आते हैं इंदौर में, बहुत ही महत्वपूर्ण, तो नेहरू की क्रिकेट स्टेडियम, अभय साल या अभय खेल प्रसाल स्टेडियम, ऊषा राजे या होलकर स्टेडियम, है ना। ये सभी कहाँ है, इंदौर डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिलेंगे। आगे चलते हैं। अब मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, तो मध्य प्रदेश के मिट्टियों में देखें तो ये, है ना, ये वाला भाग जो दिख रहा है ये जलोढ़ और कछारी मिट्टी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, यहाँ से एक पर्वत निकलती है जिसका नाम है विंध्यान पर्वत श्रेणी या विंध्याचल पर्वत श्रेणी। अब ये क्या है कि पर्वत श्रेणी हमेशा ऊंची हो, मतलब उठी हुई होती है, ऐसा कुछ रहता है। अब यहाँ से जो नदियाँ निकलेंगी तो सीधी सी बात है वो ढालान का भी तो अनुसरण करेंगे। इसलिए ये क्या है, मध्य प्रदेश की यहाँ से ही, है ना, ये पहाड़ी इलाका होने के कारण 2 और नदियाँ प्रवाहित होती हैं, या तो इस दिशा में होंगी या तो इस दिशा में, लेकिन ढालान ज़्यादातर इसका इस दिशा में है, इसलिए यहाँ पे ही नदियाँ प्रवाहित होती हैं और ज़्यादातर नदियाँ आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे इधर से ही चंबल आपको देखने के लिए मिलेगा, फिर चंबल की सहायक नदियाँ देखने के लिए मिल जाएंगे, फिर इस साइड से ही केन है, बेतवा है और यहाँ पे ही सोन, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो चंबल नदी है, मुख्य रूप से ही चंबल नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं, है ना, चंबल प्लस उसकी जो सहायक नदी है, उनके द्वारा ले जा कर के ही जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किया जाता है। तो ये वाला मध्य भारत के भाग में क्या मिलेगा, आपको जलोढ़ मिट्टी देखने के लिए मिलेगा। रीवा और बुंदेलखंड क्षेत्र में ही मिश्रित मिट्टी देखने के लिए मिलेगा, और सतपुड़ा का पूर्वी क्षेत्र और बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी देखने के लिए मिलेगा। और ये जो अपना सतपुड़ा का मैकाल श्रेणी और बालाघाट के बीच का जो भाग है, छिंदवाड़ा बालाघाट का, वहाँ पे लेटेराइट मिट्टी मिलेगा, ठीक है। अब आप लोगों को बताना है कि लेटेराइट मिट्टी जो है वो किसके उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, किस फसल के लिए। और यहाँ पे मिलेगी छिछली काली मिट्टी, और यहाँ मिलेगी गहरी काली मिट्टी, और यहाँ पे मालवा के क्षेत्र में साधारण काली मिट्टी मिलेगी। अब यहाँ पे गहरी काली मिट्टी क्यों मिलेगी, तो देखिए यहाँ पे ही भ्रंश घाटी है ऐसे, है ना, और ये मान लीजिए कि इधर से ही, इधर ढालान है ये और इधर से भी ढालान है, तो इधर की मिट्टियाँ अपर्दित होकर के कट छट के ही इसमें आ कर के ही दोनों साइड से समाहित होते जाते हैं, इसलिए वाला क्षेत्र में गहरी काली मिट्टी देखने के लिए मिलेगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी ही वनों का देखें तो जो अपना सतपुड़ा का क्षेत्र का मध्य प्रदेश का ये पूर्वी वाला भाग जो दिख रहा है, पूर्वी और दक्षिणी, है ना, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में सघन वन पाए जाएंगे। कैसे वन पाए जाएंगे, सघन वन पाए जाएंगे। क्यों पाए जाएंगे, क्योंकि मानसून का जो आगमन है इसी क्षेत्र से होता है, और सर्वाधिक यहाँ पे ही एक तो आगमन होता है, यहाँ पे ही यानी कि प्रवेश होता है, एंट्री होता है मानसून का। तो एक पहली विशेषता तो ये हो गई। दूसरी विशेषता ये है कि यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है ना, जो क्या करती है कि यहाँ से आने वाली, है ना, मानसूनी हवाओं को रोकती है और सर्वाधिक मात्रा में वर्षा कराती है। तो याद रखिए कि जिस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होगी ना, उस क्षेत्र में हर चीज़ें होंगी। उस क्षेत्र में सघन वन होगा, सघन वन होगा तो वहाँ पे ही बहुत सारे जीव जंतु विविध प्रकार की भी देखने के लिए मिलेंगे, और यहीं पे ही सर्वाधिक जनजातियाँ भी देखने के लिए मिलेंगे। पौधों या फिर जो अपने फॉरेस्ट है उसकी जैव विविधता बहुत अच्छे से देखने के लिए मिलेगा, पेड़ों की प्रजातियां देखने के लिए मिलेगा, है ना। और इन सब के बीच में ही खनिज का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है, खनिज संसाधन भी महत्वपूर्ण रूप से ही देखने के लिए मिलेगा। तो सघन वन क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा पूर्वी और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में ही, और यहाँ पे ही सागौन है, बांस है, साल है, साजा है, हर्रा है, महुआ है। फिर इसके बाद ये रीवा और अपना बुंदेलखंड के क्षेत्र में मध्य वन क्षेत्र देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें तेंदुपत्ता, खैर, आम आदि वृक्ष देखने के लिए मिलते हैं। अब अल्प वन वृक्ष देखने के लिए कहाँ मिलेंगे, ये वाले भाग में, जो आपके मध्य भारत और यानी कि मध्य प्रदेश के उच्च मध्य भारत और इधर मालवा का क्षेत्र देखने के लिए मिलेगा, है ना, जिसमें बबूल, खैर, प्लास और नीम देखने के लिए मिलेंगे।